सभी को सादर प्रणाम। तो आज से हम आयुर्वेद शुरू कर रहे हैं। सॉरी, मैंने पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं किया, अभी कर लेता हूँ। मेरी आवाज ठीक तरीके से स्पष्ट सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी, आ रही आवाज। जी। ओके जी। तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी। थैंक यू जी। सॉरी, मैं पहले कर नहीं पाई, अभी हाँ जी अभी किया इसलिए। जी, हम पढ़ने जा रहे हैं आज से। और आयुर्वेद के अच्छी प्राचीन ग्रंथ है ये। सामान्य रूप से जो इसका हम इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो स्वयं जो ब्रह्मा जी रहे हैं उन्होंने ही आयुर्वेद का ज्ञान आगे बढ़ाया है सामान्य रूप से। और जो हम इतिहास के बारे में मैं डिटेल से कल आपको पढ़ाऊंगा। जो आयुर्वेद जो है भारतीय संस्कृति में अति प्राचीन ग्रंथ है ये। और बहुत ही विस्तारित रूप से औषधियों का ज्ञान, चिकित्सा का ज्ञान इसमें बताया गया है। जो आयुर्वेद शब्द है, जो ये मूलतः दो धातु से संयोग से मिलकर बना है। एक है आयु और दूसरा है वेद। आयु यानी कि आयु का सामान्य अर्थ होता है कि जो हमारा जीवन है उसको ही हम आयु कहते हैं। और वेद को हम पूरी तरीके से वैज्ञानिक मानते हैं। विज्ञान है वेद का अर्थ। और दूसरा सामान्य भाषा में वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो अर्थात यहाँ पे जीवन का विज्ञान या जीवन का ज्ञान, आयुर्वेद का ये अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद में हम इन 3 ऋषियों के नाम सबसे ज्यादा सुनने में प्रचलित हैं। इसके अलावा अन्य भी हजारों नाम हैं, लेकिन विशेष रूप से आप लोगों ने भी यही सुने होंगे, आचार्य चरक जी, आचार्य सुश्रुत जी, आचार्य वाग्भट्ट जी। इन तीनों आचार्यों का बहुत बड़ा विस्तार, महत्वपूर्ण भूमिका रही है आयुर्वेद के ज्ञान को समाज में बांटने की। इससे पहले भी बहुत ऋषि रहे, जैसे कश्यप जी रहे, उन्होंने भी कश्यप संहिता लिखी। और बाकी के अन्य ऋषियों ने पुस्तकें कम लिखी। तो माउथ टू माउथ, जैसे कि हम भागवत गीता में भी पढ़ते हैं ना कि भगवान कृष्ण जी ने ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने आगे विवस्वान को दिया, मनु को दिया। तो माउथ टू माउथ आगे ज्ञान को बढ़ता गया। इसी प्रकार ये भी माउथ टू माउथ पब्लिकेशन होती गई। लेकिन इन आचार्यों ने इसको लिखित कर दिया। अगर ये माउथ टू माउथ प्रचलित रहती और अगर ये लिखते नहीं इस ग्रंथ को, तो शायद हम आज इसको नहीं जान पाते। तो आचार्य चरक जी, सुश्रुत जी, वाग्भट्ट जी, तीनों का अलग अलग काल रहा है। और सामान्य रूप से जो अधिकतर पुस्तकों के अनुसार आचार्य चरक जी सबसे पहले रहे हैं इन तीनों के मुकाबले। उनके बाद में आचार्य सुश्रुत जी रहे हैं और आचार्य वाग्भट्ट जी इसके बाद। आचार्य चरक जी ने चरक संहिता लिखी है और इसके ऊपर औषधि प्रधान है। मतलब कि औषधियों के बारे में बहुत विस्तारित रूप से बताया गया है कि नीम से ये फायदा होएगा, एलोवेरा से ये फायदा होएगा, गौमूत्र से ये लाभ मिलने वाला है। इस तरीके से जो औषधि विज्ञान है वो आचार्य चरक जी ने चरक संहिता के अंदर लिखा। चरक संहिता आज भी मार्केट में भी पुस्तक मिल जाएगी आपको। आचार्य सुश्रुत जी रहे, इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखा। अपने ही नाम पे लिखा इन्होंने, सुश्रुत संहिता। और इनको शल्य चिकित्सा के जनक कहते हैं। अगर इसको हम कहेंगे फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जन कौन रहा है? आचार्य सुश्रुत जी। आज जो हम देखते हैं कि एलोपैथी वाले हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं, मोतियाबिंद की सर्जरी कर रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी रिमूव हो रही है, जो आज हम पढ़ रहे हैं कि एलोपैथी की देन है। जबकि जब हम देखते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांतों में, यार ये तो हजारों साल पहले आचार्य सुश्रुत जी रहे भारत में, और उस समय भी वो आंखों की सर्जरी करते थे।
तो हम यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी ज्यादा विकसित थी। तो सबसे पहले जो सर्जरी की शुरुआत किया वो आचार्य सुश्रुत जी ने किया, इसीलिए इनको शल्य चिकित्सा के जनक भी कहा जाता है। आचार्य वाग्भट्ट जी, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, बहुत फेमस हैं, और आधुनिक समय में आपने राजीव दीक्षित जी को भी सुना होगा। राजीव दीक्षित जी जो आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं, अब तो वो नहीं रहे। वो भी आचार्य वाग्भट्ट जी के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, और बहुत जठराग्नि के बारे में, पानी की चिकित्सा के बारे में, यानी कि जो आचार्य वाग्भट्ट जी ने काम क्या किया, एक सामान्य शिक्षक के रूप में इन्होंने उस भाषा में लिखा कि जिसको आम जन जान सके। जैसे कि एक तो रहे वाल्मीकि जी रहे, उन्होंने भी रामायण नामक ग्रंथ लिखा, और जो दूसरे रहे तुलसीदास जी, जो महाराणा प्रताप के काल में थे 17वीं शताब्दी में, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। लेकिन तुलसीदास जी इतने ज्यादा फेमस हो गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने आम लोगों की भाषा में वो ज्ञान बांटा। तो जो आचार्य वाग्भट्ट जी ने बहुत ही सरल रूप से, जैसे कि पानी कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, सलाइवा का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, खाने इस समय खाना खाना चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर इन्होंने फोकस किया आचार्य वाग्भट्ट जी ने। इन दोनों के बाद रहे हैं, जबकि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने बहुत हाई फाई लैंग्वेज का यूज किया गया। जैसे कि एक तो आपकी क्लास में, जैसे कि मैं टीचर हूँ, एक तो मैं बहुत हाई फाई लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ को पल्ले पड़ेगा, कुछ को पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आचार्य चरक जी और सुश्रुत जी ने यही किया, इन्होंने बहुत विस्तारित रूप से ज्ञान को बांटा हाई फाई लैंग्वेज में। लेकिन आचार्य वाग्भट्ट जी ने क्या किया, बहुत ही सामान्य भाषा में ज्ञान को दिया, जिसके हम लोग जल्दी जान पाते हैं। तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखा, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम। ये भी औषधि प्रधान ग्रंथ रहा है। तो इस प्रकार ये 3 आचार्य विशेष रहे हैं आयुर्वेद के। हम डेफिनेशन जानते हैं कि WHO ने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इन चीजों को, 4 चीजों को मुख्यतः दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है, सबसे बड़ी डेफिनेशन हमें आयुर्वेद में मिलती है, और आयुर्वेद में भी सुश्रुत संहिता, जो भी मैंने बताया था ना, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है, इसके अंदर हेल्थ की डेफिनेशन मिलती है। 15/41 जो इसका श्लोक संख्या रही है। और क्या हेल्थ की डेफिनेशन दिया कि सम दोषः सम आग्नेयसच सम धातु मल क्रिया परसनात् इंद्रिय मनः स्वस्थ इत विधीयते। बहुत ही फेमस है, और इससे ज्यादा गहरी हेल्थ की डेफिनेशन कहीं नहीं हो सकती, जितनी गहरी हेल्थ की डेफिनेशन इन्होंने सुश्रुत संहिता के अंदर दे दिया गया कि कौन व्यक्ति हेल्दी है, कौन स्वस्थ है, उसके बारे में बताया कि सम दोष है, कि उसके दोष जो हैं सम होने चाहिए। दोष कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। सम आग्नेय सच, उसकी जो अग्नियां हैं शरीर की, 13 प्रकार की अग्नियां होती है। एक जठराग्नि, 5 भूताग्नि और 7 धातुअग्नि। ये 13 प्रकार की अग्नियां समावस्था में रहे। सम धातु, 7 जो धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 जो धातु हैं वो समावस्था में रहे। सम मल है क्रिया, जो मल की क्रिया है उसमें विशेष 3 मल विशेष होते हैं, उसके अलावा अन्य थोड़ा सा कम होते हैं, जैसे कि 3 विशेष, जैसे कि जो हमारा स्टूल है और यूरिन है और पसीना, ये 3 विशेष होते हैं। इसके अलावा आंखों से निकलने वाला मैल, कानों से निकलने वाला मैल, नाखून, बाल, ये भी मल के अंतर्गत आती है, यानी कि जो शरीर से बाहर निकल रहा है उसको मल कहते हैं। यानी कि ऊपर वाले 4 चीज होगी, सम दोष, जो दोष वात पित्त कफ सम हो, 13 प्रकार की अग्नियां समावस्था में हो, 7 प्रकार की धातुएं समावस्था में हो,
और जो मल की क्रिया एक्सक्रिएशन है वो भी संतुलित मात्रा में हो। और यहाँ पे सम का अर्थ है संतुलित, ध्यान रखेंगे, संतुलित, बराबर नहीं। बराबर से ले लेते कई लोग, ऐसा नहीं है कि जैसे कि वात पित्त कफ सारे 33 33 33% हो जाए, ऐसा नहीं होता। सम का अर्थ है जितना होना चाहिए उतना, उतनी ही मात्रा में वो चीज है। सम का अर्थ ये है संतुलित मात्रा में। और आगे बताया गया है परसनात्, परसनात् आत्म, यानी कि आत्मा, इंद्रिय और मन। मन जो है उभयेंद्रिय है, 10 इंद्रिया होती है, और यानी कि कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया 10 इंद्रिया होगी। मन को भी उभयेंद्रिय, तो टोटल 11 प्रकार की होगी। और आत्मा, ये तीनों के तीनों प्रसन्न होने चाहिए। स्वस्थ इत विधीयते, उसको हम स्वस्थ मानेंगे। आप देख लीजिए, ये शायद ही कोई करोड़ों में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इस डेफिनेशन के ऊपर 100% निखर के आएगा। अदरवाइज जो डेफिनेशन दिया गया है हेल्थ की, आज की भाषा में तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस, जो डाटा दे दिया गया इसको पूरी तरीके से क्वालिफाई करे। तो ये हेल्थ की डेफिनेशन हो गई है, ये पूछी जा सकती है पेपर में, और ये सुश्रुत संहिता के अंदर वर्णित है, और इसकी संख्या 15/41। अब हम इन चीजों को एक एक करके गहराई से पढ़ेंगे। दोष को आज हम स्टडी करेंगे, बाद में हम अग्नि को स्टडी करेंगे, धातु को स्टडी करेंगे, मल को, एक एक करके। मेन यही है आयुर्वेद के अंदर, इसी श्लोक को ही विस्तारित रूप से बता देना, वही लगभग सारा ही आयुर्वेद इसी डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। खाली हम इसी श्लोक को अच्छे से समझ लें, क्योंकि सारी चीजें यही इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, इसी श्लोक के आसपास। तो ये श्लोक सबको याद होना चाहिए, नहीं तो आगे का कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। अब आगे मैं आपको नोट से पढ़ाता हूँ। नोट्स खोला था, एक मिनट रुकिए। ये रहा, ठीक है। कोई मुझे बताएगा अष्टांग योग के अंग कौन कौन से होते हैं, और अष्टांग योग का वर्णन कहाँ पर किया गया है? यम, नियम, यम आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग का चर्चा, अष्टांग योग की चर्चा ध्यान बिंदु में है, त्रिशिखों में है, और पतंजलि योग सूत्र में है। भैया इसकी चर्चा पतंजलि योग सूत्र में है, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद में है, और तत्वोपनिषद में है। वाह, बहुत बढ़िया। योग तत्वोपनिषद में, त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में, और पातंजलि योग दर्शन के अंदर। अब इसी प्रकार की चर्चा अष्टांग आयुर्वेद की चर्चा है, आयुर्वेद के ग्रंथों। अष्टांग आयुर्वेद मतलब कि 8 अंग हैं आयुर्वेद के। जैसे हमने योग दर्शन में पढ़ा कि योग दर्शन के 8 हैं, उसमें योग को 8 भागों में डिवाइड किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसी प्रकार आयुर्वेद को 8 भागों में डिवाइड किया। और आयुर्वेद की जितनी भी थेरेपियां हैं, जितनी भी जो चिकित्सा पद्धति है, वो इसी के आसपास घूमेगी। जैसे कि पहला क्या है, काय चिकित्सा। काय सामान्य रूप से काया शरीर को लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे काय का अर्थ अग्नि से लिया गया, और अग्नि में प्रधान हम लेते हैं जठराग्नि को। 13 प्रकार की अग्नि होती है, मतलब कि काय चिकित्सा यानी कि अग्नि की चिकित्सा, अग्नि के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसको काय चिकित्सा कहते हैं। और एक बात क्लियर रखिए, ज्यादा गहराई में हमें जाना नहीं है। वैसे मैंने थोड़ा सा जो नोट्स बनाए हैं थोड़ा गहरे ही बनाए हैं, आपको एमए में भी काम आएंगे ये चीजें, लेकिन हमारे एग्जाम में बहुत ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ऊपर ऊपर से इन चीजों को कवर कर लेंगे। और मैं श्योर हूं जो मैंने नोट्स दिए हैं इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इतनी गहराई से मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूं आयुर्वेद के जो क्वेश्चन। दूसरा जो पॉइंट है बाल रोग चिकित्सा। बाल रोग यानी कि बाल यानी कि बच्चे को लेते हैं। अब बच्चा पेट में ही होगा सामान्य रूप से, कि मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान में जो थेरेपीज दी जाती हैं, माँ का ध्यान रखना, उसको ये चीज खानी है नहीं खानी, बच्चे के लिए क्या उपयुक्त है, या बच्चा पैदा हो गया उसके बाद में बच्चे से रिलेटेड जो थेरेपी दी जाती है,
उसको बाल रोग चिकित्सा के अंतर्गत माना जाता है। तीसरा, भूत विद्या। भूत एक्चुअलिटी में तो भूत कुछ नहीं होता, लेकिन भूत क्या होता है, भ्रम होता है। और आज की भाषा में हम जान लेंगे, उसको हम बोलते हैं मानसिक रोग। समझ आ गया तो बीमारी है, नहीं समझ आया तो भूत है ना। तो अधूरा ज्ञान तो फिर हम भूत ही बोलेंगे उसको, लेकिन वास्तविकता में भूत का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो आयुर्वेद भी स्पष्ट कह रहा है, भूत विद्या कह दिया गया है यहाँ पे, लेकिन भूत नहीं है, इसका मतलब भ्रम है, वो मानसिक रोग बीमारियां हैं, उसको भूत विद्या यहाँ पे कहा गया है आयुर्वेद के। चौथा पॉइंट बताया गया शल्य चिकित्सा। अभी बताया था मैंने, जल्दी माइक खोल के बताएंगे। शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? आचार्य सुश्रुत जी हैं, शल्य चिकित्सा के जनक। उन्होंने स्टार्टिंग किया और उनकी सबसे ज्यादा पकड़ थी मोतियाबिंद के ऊपर। एक अपने इसमें अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में आपने विजिट किया होगा, उसमें जब हम अंदर जाते हैं नाव में बैठ के, आप देखना ध्यान से, सुश्रुत जी का उन्होंने बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बना रखा है। जब हम अंदर उस नाव में बैठ के घूमते हैं, और वहां पर भी स्पष्ट स्पष्ट उनको दिखाया गया है कि कैसे वो आचार्य सुश्रुत जी उन लोगों की पोस्टर बना रखे हैं, कैसे वो थेरेपी दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आचार्य सुश्रुत जी पहले सर्जन रहे हैं विश्व सर के। मंदिर में नाव चलती है क्या? अक्षरधाम मंदिर में आप बात कर रहे हैं? अक्षरधाम के अंदर है, दिल्ली आओ तो कभी विजिट करना, पता चल जाएगा। दिल्ली वालों को तो पता होगा सबको। जी ठीक है, सर। आगे हम बढ़ते हैं। नंबर 5 पे शालक्य तंत्र। शालक्य का अर्थ जो शलाका लिया गया है ना, शलाका यानी कि प्रोप्स, यानी कि सामान्य रूप से जैसे योगा प्रोप्स होते हैं, कि मतलब कि योगा करने के लिए जो हमारे हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा योगा मैट्स हो गया, हमारे और एक सर्कल स्ट्रक्चर हो गया, आजकल तो उल्टे लटकने वाली भी चीजें आ गई हैं। बहुत सारी चीजें जो हमारी एक्सरसाइज में जो हेल्पफुल है, उनको प्रोप्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मतलब कि यहाँ पे थेरेपी में जो हेल्प करने वाले हैं उनको प्रोप्स कहा गया है। और आधुनिक भाषा में हम ENT, कोई मुझे बताएगा ENT की फुल फॉर्म क्या है? ENT का डॉक्टर भी हम कहते हैं। ईयर नोज थ्रोट। ईयर नोज E थ्रोट। से ईयर, आंख हो गया, सॉरी कान हो गया, N से नोज हो गया, और T से थ्रोट हो गया, गला, और आंखें भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो इनकी जो थेरेपी है वो शालक्य तंत्र के अंतर्गत आती है। छठा जो है अगध तंत्र, मतलब कि इसको विष चिकित्सा बोले जाते हैं, कि मतलब कि हमने कोई ऐसी जहरीली चीज खा ली, या सांप ने हमें काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, उसका इलाज करना। टॉक्सिन से रिलेटेड जो थेरेपी होती है वो अगध तंत्र के अंतर्गत आती है। और सातवां जो पॉइंट है रसायन तंत्र। रसायन का सामान्य अर्थ होता है केमिकल, ठीक है, केमिकल यानी कि सप्त धातुओं की चिकित्सा। 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन 7 धातुओं की चिकित्सा की जाती है, उनको रसायन तंत्र कहते हैं। कि अलग अलग इसको बोलते हैं कि आप दूध पियो, दूध से आप में बल मिलेगा, ठीक है, आप काढ़ा पियो, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये क्या है, ये चीजें ये रसायन तंत्र के अंतर्गत आएंगे, जो सामान्य भाषा में हम अभी कोरोना काल में भी हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं, कि ये औषधि खाओ, तुलसी उबाल के पियो, यानी कि केमिकल ही तो है ये रसायन तंत्र के अंतर्गत आएंगे, कि हमारी जो सप्त धातुएं हैं उनको पुष्ट करने वाली चीजें। आठवां जो पॉइंट है वाजीकरण तंत्र। वाजीकार, वसीकार आपने सुना होगा, वसीकार उसमें भी आता है, वैराग्य के प्रकार में भी आता है। चौथा प्रकार जो होता है उसमें जो अपना योग दर्शन का जो दूसरा ग्रंथ है उसके अंदर भी वर्णित मिलता है उसमें। और इसका अर्थ होता है वशीकरण, भी सुना होगा ना, वशीकरण का मतलब कि कोई किसी कंट्रोल व्यक्ति में को कर लेना भैया। कंट्रोल कर लेना। सामान्य रूप से इसको नेगेटिव चीज के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, कि वो बाबा बंगाली करेंगे,
उस लड़की को वश में कर लेंगे, उससे तेरी शादी हो जाएगी। इस तरीके के बहुत मैंने केस देखे हैं और ऐसा होता भी है। सम्मोहित करना। सम्मोहित कर लेना भी इसके अंतर्गत है। और सामान्य भाषा में वाजीकरण का अर्थ लिया जाता है शुक्र संबंधी चिकित्सा। शुक्र यानी कि बल, बल यानी कि ताकत उसके अंदर हो। एक तरीके से रिप्रोडक्शन से मतलब है कि स्त्री के अंदर भी वो शक्ति हो, ऐसी औषधि उसको दिलाई जाए और पुरुष के अंदर भी वो शक्ति हो। ये वाला जो यहाँ पर सिस्टम, होल्ड करने से है ना सर, मतलब क्या जी? यहाँ पर होल्ड करना है उसका अर्थ, मतलब किसी चीज होल्ड को करना। धारण। हाँ जी जी, थैंक यू। और सामान्य रूप से ये राजाओं के लिए ज्यादा इस चीज को यूजफुल किया गया, लेकिन आजकल तो आम भी ये समस्या बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार हमने देखे ये 8 जो हैं ये अंग, ये अष्टांग आयुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। सर ये वशीकरण लिखा है, वाजीकरण लिखा है, वाजीकरण वाजीकरण है। आएगा, वाजीकरण आएगा, वाजीकरण। सर इसे दोबारा बता वो दीजिए। तंत्र। वाजीकरण तंत्र, इसका जो इससे में जो थेरेपी जो दी जाती है, शुक्र संबंधी चिकित्सा, मतलब कि जिससे वो एनर्जी बने। सामान्य रूप से लगाओ कि स्पर्म बने, जैसे कि नपुंसक लोगों के लिए चिकित्सा। अब समझ आ गया? जो नपुंसक है या जो स्त्री के जी। बच्चे नहीं पैदा होते उसको हम बाजी बोलते हैं ना। तो यानी कि ऐसी जो स्त्रियों का ट्रीटमेंट करना, जो नपुंसक लोग हैं उनका ट्रीटमेंट करना, वो वाजीकरण तंत्र के अंतर्गत आता है। अब क्लियर हुआ आपको? जी सर हो गया। जी सर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। अब मुझे बताएंगे कुल कितने वेद हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद, अथर्ववेद लास्ट है। हाँ, अथर्ववेद लास्ट है। सबसे पहले कौन सा वेद आता है? ऋग्वेद। सेकेंड नंबर पे यजुर्वेद। 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 थर्ड नंबर पे सामवेद। सामवेद। और पहले 3 वेद ही थे। अर्थवेद। पहले 3 वेद ही थे। अथर्ववेद का निर्माण बाद में हुआ। और जो बाद में जब अथर्ववेद का निर्माण हुआ, उसके अंदर आयुर्वेद का बहुत विस्तारित रूप से चर्चा मिलती। तो अथर्ववेद का ही उपवेद माना जाता है इसको। सब डिवीजन है, उसी का ही पार्ट है आयुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर क्या अथर्ववेद से पहले आयुर्वेद नहीं था सर? लिखित रूप से, प्रमाणित रूप से नहीं था। वैसे कुछ कुछ चर्चाएं मिलती हैं अलग अलग दूसरे ग्रंथों में, लेकिन जो विस्तारित रूप से जो चर्चा है वो अथर्ववेद में मिलती है। अब हम पढ़ते हैं पंच महाभूत और आयुर्वेद, कि आयुर्वेद का और पंच महाभूतों का क्या संबंध है। नेचुरोपैथी का, प्राकृतिक चिकित्सा का वर्णन भी वेदों के अंदर मिलता है, और आयुर्वेद का भी वर्णन वेदों में मिलता है। योग का भी, सभी वेदों के अंदर तो भंडार है, वो सभी चीजें उसके अंदर पहले से ही वर्णित है, लेकिन अलग अलग बटी हुई है। तो इन, जैसे कि महर्षि जो पतंजलि जी रहे हैं, उन्होंने योग को बनाया नहीं है, सिर्फ संग्रहित किया, उन्होंने इकट्ठा किया उस ज्ञान को जो वेदों में बिखरा हुआ था, उसको इकट्ठा कर दिया। ऐसे ही आयुर्वेद का जो ज्ञान बिखरा हुआ था, वो इन आचार्य चरक जी ने, सुश्रुत जी ने, वाग्भट्ट जी ने इकट्ठा करने का काम इन्होंने किया है। अब एक जगह पे एक पुस्तक में सारा ज्ञान आ गया, तभी तो हम चीजें अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे कि मैं भी अभी आप लोगों के लिए इकट्ठा करने का काम कर रहा हूँ। आयुर्वेद तो बहुत बड़ी चीज है, अब उसमें से मुझे देखना है ना, मुझे आपको क्या पढ़ाना है। तो मैंने एक तरीके से संग्रह किया, उसके नोट्स बनाए, वो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए। तो ये संग्रह करता है, यानी कि मैं भी अब संग्रहकर्ता के अंतर्गत आ गया अपने नेट जेआरएफ वाली कोचिंग के। तो इसी प्रकार इन ऋषियों ने भी संग्रह किया वहां से ज्ञान को। अब पंच महाभूत और आयुर्वेद का क्या संबंध है? नेचुरोपैथी में भी मिलता है कि पंच महाभूत यानी कि जो ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, और अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, और जल के बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये इस प्रकार की सीक्वेंस आप याद करना है। इस बार पेपर में आई थी ये सीक्वेंस, उपनिषद के नाम से आई थी।
कि सीक्वेंस में लगाओ। ये क्वेश्चन मुझे याद आया था, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सीरीज में आपको याद होना चाहिए इस चीज को। और आयुर्वेद भी मानता है कि जो शरीर का निर्माण जो हुआ है पंच महाभूतों से मिलकर ही हुआ है। और जो शरीर के जो मूल हैं, मूल यानी कि आधार हैं, कौन है? दोष, धातु और मल। वो मैंने हेल्थ की डेफिनेशन में भी पढ़ा दिया ना आपको, समदोष है, समाग्नि, सम धातु, मलय क्रिया। वो मेन है, सारी चीजें वहीं घूमेंगी आकर के, कि दोष हैं, धातु हैं, मल है। ये मूल है शरीर के, यही शरीर को बनाने वाले हैं और यही शरीर को बिगाड़ने वाले हैं। अगर हम वात पित्त कफ संतुलित अवस्था में रहेगा तो शरीर की ग्रोथ भी यही करेंगे। जैसे कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से अब मैं बड़ा हो गया, आने वाले टाइम में और बड़ा हो जाऊंगा, और 1 से 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यानी कि जो ग्रोथिंग का कार्य है वो कफ का कार्य है। यानी कि शरीर का जो विकास है वो भी इन दोषों की वजह से ही होता है। धातुएं हैं, जो ऊर्जाएं हमें मिलती है धातुओं की वजह से मिलती है। कैसे मेरा खून काम करेगा, कैसे मेरी हड्डियां बनेंगी। मल जो है, मल अपने आप में बहुत जरूरी है। मल अगर रुक जाएंगे तो पूरी बीमारियों का आधार, बीमारियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये शरीर के मूल हैं, दोष, धातु और मल। हमारे पेपर में क्या आने की संभावना है? पंच महाभूतों का सीक्वेंस, दोष का सीक्वेंस, धातुओं की सीरीज, मल, कौन कौन से मल है। इसका सीक्वेंस तो नहीं आएगा मल का, लेकिन कौन कौन से मल हैं वो चीजें आएंगी, पूछी जा सकती है हमारे पेपर में। हम एक एक करके आगे मैं और गहराई से पढ़ाऊंगा। अब द्रव्य क्या होते हैं? द्रव्य वो चीज है जो चीज हम सेवन करें, जो चीज हम ग्रहण करें उसको द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि धरती से जो चीजें पैदा हो रही हैं, कि आयरन की चीजें, मूली है, गाजर है, उनको हम खा रहे हैं। ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है। वो चीजें जो हम ग्रहण करते हैं, या तो खाने के रूप में, या पीने के रूप में, या नाक के जरिए, उनको हम द्रव्य कहते हैं। तो जिस चीज में आकाश की प्रधानता उसको आकाशीय द्रव्य कहते हैं। जिसमें वायु की प्रधानता है वो वायव्य द्रव्य कहते हैं। जिसमें अग्नि की प्रधानता है तेजस द्रव्य या आग्नेय द्रव्य कहा जाता है उसको। तेजस भी अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द है। और ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आप्य में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप्य पानी को कहते हैं, जलीय द्रव्य या आप्य द्रव्य। और पार्थिव, ये तो नाम से ही है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता है इसके अंदर। सर साथ ही इसका उदाहरण देना कि तेजस तत्व किस चीज में पाया जाता है। जी सर। तेजस द्रव्य का उदाहरण आप लगाओ कि सनलाइट हम हाँ ले सर, रहे सभी हैं, का। सनलाइट ले रहे हैं। और चिकित्सा के रूप में अगर हम लगाएं तो जैसे कि सूर्य किरण चिकित्सा है, भाप चिकित्सा है, गर्म पानी से जो चिकित्सा की जाती है वो अग्नि के अंतर्गत आती है। आकाश से खालीपन, उपवास जो थेरेपी या फास्टिंग थेरेपी इसमें आती है। वायु चिकित्सा के अंतर्गत क्या है, जैसे कि वायु में सामान्य रूप से प्राणायाम को लेते हैं। और मालिश, अभ्यंग चिकित्सा, मालिश को अभ्यंग कहते हैं, वो वायव्य द्रव्य के अंतर्गत आता है। भैया यज्ञ भी और तो लेते तेजस हैं में तो अग्नि वायु हो में। गया, जल यानी पानी हो गया या लिक्विड्स हो गए। पार्थिव में यानी कि अन्न हो गया, सामान्य रूप से पृथ्वी को अन्न से हम मापते हैं। ठीक है जी। सर कहीं पंच कहीं की महाभूतों सीक्वेंस की, पृथ्वी से शुरू होती है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। नहीं जी, तो पृथ्वी सर अंतिम एलिमेंट है। पृथ्वी पहला नहीं है, लास्ट है। नहीं सर, ये आयुर्वेद के अनुसार ही है, या ये सीक्वेंस ही सब जगह यही सही है जो आपने इसमें यही यही दिखाया? सीक्वेंस सब ही होता है हर जगह जगह। आकाश नंबर 1 पे आएगा और पृथ्वी नंबर 5 पे आएगा। यही सीक्वेंस है हर जगह पर। ठीक है जी। और तो और हमारे सांख्य दर्शन में भी 25 तत्व आपने पढ़ा, योग दर्शन में 26 तत्व पढ़ा, वहां पर भी यही सीक्वेंस दिया गया है। और सर इसमें तन्मात्रा के साथ भी ये सीक्वेंस बताता है, जैसे आकाश में हाँ केवल जी, शब्द रहेगा और पृथ्वी तक पांचों रहते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर भी इनडायरेक्टली इस चीज को दिया गया है, शब्द, स्पर्श, इसमें रूप, इसमें रस होना चाहिए, रस, और इसमें गंध कहाँ है, ये रहा गंध। ये इसके गुण होते हैं।
और इसके अलावा भी इसमें देखो और विस्तारित रूप से बता दिया कि पंच महाभूतों की क्या क्या क्वालिटीज होती है। आकाश का गुण क्या होते हैं? मुलायमपन, हल्का। ये कुछ क्वालिटी सिमिलर भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि देखिए सूक्ष्म यहाँ पे दिया गया है तो सूक्ष्म ये भी है और ये भी है, ये नहीं है। पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी स्थूल है। और रस को तुम इतना सूक्ष्म नहीं है, रस को तो आराम से सामान्य रूप से हम हाथ में भी ले लेते हैं। तो आप इन चीजों को हल्का सा नजर से निकाल लेंगे, मुलायम, हल्का, सूक्ष्म, समतल और शब्द। सबसे जो मेन पूछा जाता है वो शब्द पूछा जाता है। शब्द बहुत कॉमन है ये चीज, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चीजें कॉमन है। इसके अलावा भी आप पढ़ लीजिए, मैंने लिख लिया आप लोगों के लिए। वायु यानी कि हल्कापन, शीतलता, रुक्ष यानी कि रूखापन, खुरदरा, सूक्ष्म और स्पर्श, ये इसके वायु के गुण होते हैं। अग्नि के क्या क्या गुण होते हैं? गर्म मतलब कि हीट। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का यहाँ पे अर्थ लिया जाता है, अगर हम रस की दृष्टि से देखेंगे तो आयुर्वेद में कड़वा लिया जाता है तीक्ष्ण का। नहीं सॉरी, वो तिक्त होता है। तीक्ष्ण का अर्थ यहाँ पे एक तरफ से जलाने वाला, जलाने वाला तीक्ष्ण। सूक्ष्म, सूक्ष्म है वो, हल्की है, ये भी रुक्ष है, मतलब कि रूखापन लेने वाली है। चिपचिपा से रहित है, मतलब कि चिपचिपा होता है ना एक तरीके से, वो कफ में आएगा चिपचिपापन। कफ जो है पानी चिपचिपा होता है, लेकिन अग्नि उसको सुखा देने वाली है, ड्राई कर देने वाली, स्किन को ड्राई कर देना, अग्नि बढ़ जाना। चिपचिपा से रहित है वो। जल क्या है? इसका गुण क्या है? तरल है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठंडा है, गुरु यानी कि जिसमें भारी हो भारी। कुछ। गुरु का सामान्य अर्थ भारी लिया जाता है, लेकिन गुरु का अगर जल और पृथ्वी के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो पृथ्वी ज्यादा गुरु प्रधान है, उसके मुकाबले जल कम है। और सीरीज भी लिया जाता है कि आकाश सबसे सूक्ष्म है, उसके बाद वायु सूक्ष्म है, उसके बाद अग्नि सूक्ष्म है, जल उसके बाद, और सबसे स्थूल है पृथ्वी। तो ये भी क्रम बनता है इनका, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ। ठीक है जी। मंद है, धीमा है, सांद्र है, दृढ़ है, सख्त है, चिपचिपा से रहित है, ठोस है। तो ये सामान्य सामान्य परिचय हो गया पंच महाभूतों की क्या क्या क्वालिटीज होती है। अब शरीर में क्या क्या विद्यमान है? 3 प्रकार के दोष, वात, पित्त, कफ। सप्त धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातु होगी। मल सामान्य रूप से पुरुष यानी कि स्टूल, मूत्र यानी कि यूरिन, और स्वेद यानी कि स्वेटिंग। विशेष रूप से 3 मल हैं। इसके अलावा कान का मल, नाखून, बाल, ये भी मल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सभी चीजें भी पंच महाभूतों से मिलकर ही बनी हैं, यानी कि मूल रूप से हमारे शरीर का निर्माण पंच महाभूतों से ही हुआ है। त्रिदोष का सिद्धांत, त्रिदोष का सिद्धांत में क्या है कि जैसे कि 3 तत्व हैं, आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक तो है स्तंभ। इस पे मैं भी काफी डाउट में था, लेकिन ये मैं उस पुस्तक के अनुसार बता रहा हूँ आपको, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, उसमें स्पष्ट दिया गया है स्तंभ, और एक होता है उपस्तंभ। आप मुझे बताएंगे उपस्तंभ कौन कौन से हैं? एक बार पेपर में आया था क्वेश्चन, आयुर्वेद के अनुसार उपस्तंभ कौन से? सर आहार निद्रा तो नहीं आहार सर? निद्रा, आहार निद्रा। 2 हो गए, तीसरा कौन आहार सा निद्रा है? ब्रह्मचर्य। वेरी गुड मीनाक्षी जी। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ये तो है उपस्तंभ। और स्तंभ जो है वात पित्त कफ को लिया गया है। त्रिदोष सिद्धांत, ये है स्तंभ, और आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है उपस्तंभ। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, स्तंभ उपस्तंभ। अब वास्तव मैंने बताया ना, वात पित्त कफ से शरीर का निर्माण भी हुआ है, लेकिन फिर भी इनको दोष शब्द क्यों दिया गया? दोष क्यों कहा गया? क्योंकि अगर इनके अंदर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए, कि अगर आहार विहार, आहार यानी कि जो हम खा रहे हैं, विहार यानी कि जो हम व्यवहार कर रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत भी गड़बड़ होगी। आहार जैसे कि गलत खाना खा लिया, पिज्जा खा लिया, पार्टी कर ली,
गलत खाना खा लिया जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम होगी। विहार, गलत रहने का तरीका, गलत बातें करना, देर तक जगना, ये गलत विहार हो गया ना। तो यानी कि इसकी वजह से दूषित हो जाते हैं कौन, वात पित्त और कफ, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं और इसी को ही त्रिदोष कहते हैं। ठीक है जी। ये हो गया, तीनों से मिलके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, मानव शरीर का निर्माण। पहले तो आएगा पंच महाभूत, तो मूल आएगा, और उसके बाद में दोष, धातु और मल, ये तीन चीजें आएंगी। या पढ़ लेंगे, आपको आराम से समझ आ जाएगा। मैं विशेष विशेष आपको पढ़ा देता हूँ। वायु, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और पढ़ाता हूँ, रुको, वो लास्ट में लिखा था मैंने। ये रहा, ठीक है। इनका स्थान आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है। स्थान भी पेपर में आ चुका है। देखिए दोष जो है कौन से हैं, वात है, पित्त है और कफ। अब यानी कि इनका स्थान कहाँ पे है। सामान्य रूप से वात का स्थान जो है नाभि से नीचे का भाग है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी एक पर्सन को मैं बनाऊं, ये आदमी हो गया, ठीक है, इसके दो पैर हो गए हैं, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो पार्ट है नाभि से नीचे तक का भाग, ये वात के अंतर्गत आता है। विशेष नाभि से नीचे का भाग आएगा, और इसके अलावा ये छोटी बड़ी आती है, इसी के अंतर्गत आएगी ना। देखो नाभि के नीचे ही हमारी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, कमर, जंघा, टांग और हड्डियां नीचे की जो होती है वो वात के अंतर्गत आती है। और हड्डियां पूरे शरीर में होती है, तो वात मतलब कि पूरे शरीर में भी होती है। विशेष रूप से नाभि से नीचे होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वहीं होती है, मतलब कि बाकी जगह भी होती है, विशेष नाभि से नीचे होती है। पित्त, पित्त को सामान्य रूप से हम जठराग्नि से समझते हैं कि गर्मी से। छाती व नाभि का मध्य भाग, देखिए चेस्ट रीजन है ये वाला, चेस्ट रीजन हो गया और नाभि हो गया, यानी कि जहां पे हमारा जठर है, यानी कि स्टमक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग का जो पॉइंट है ड्यूडेनम, जिसको हम ग्रहणी भी कहते हैं, पक्वाशय के नाम से भी जानते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था कि जो स्टमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और उसकी वजह से अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। और ड्यूडेनम के अंदर जो हमारे ऊपर से लीवर से जो वहां से बाइल जूस आता है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है, दोनों मिलके हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट आकर के स्पिंचर ऑफ ओडाई के जरिए ड्यूडेनम में खुलते हैं, और वहां पर के फिर वो उसके डाइजेशन में वो एंजाइम से हेल्पफुल होते हैं। और जिन लोगों के ये एंजाइम से ठीक तरीके से आते हैं उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट होता है, और जिसका नहीं आता वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता। तो पित्त का स्थान कहा गया है कि स्टमक का नीचे का भाग और ड्यूडेनम का भाग, इसका जो बीच का जो भाग है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे स्टमक ये ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए स्टमक है, ये एक जे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये जो ड्यूडेनम सी आकार का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ आ रहा होगा। नीचे ये आ गया, ये ड्यूडेनम, ठीक है, समझ याद आ रहा होगा सभी को, दिक्कत नहीं। ये ड्यूडेनम है, ये स्टमक है। स्टमक के चार पार्ट होते हैं ना, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक, यानी कि नीचे का ये भाग है पाइलोरिक, और जो ड्यूडेनम, इसके जो मध्य का जो भाग है उसको पित्त का विशेष स्थान कहा गया, और जठराग्नि का विशेष स्थान भी इसी को ही माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी पित्त और जगह भी होता है, हमारे हृदय में भी होता है, हमारी आंखों में भी होता है, लेकिन विशेष स्थान यहाँ पे होता है। कफ, कंठ के ऊपर का भाग, और विशेष रूप से इसमें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। श्वसन संस्थान के अंदर, यानी कि जहाँ पे कफ बनता है, यहाँ पे वो गले में बनता है, ऊपर साइनस एरिया में कफ रुकता है, ये भी कफ के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार, बहुत सामान्य क्वेश्चन है ये। वात से 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं।
पित्त से 40 प्रकार की बीमारियां होती हैं और कफ से 20 प्रकार की बीमारियां होती हैं। और इन तीनों दोषों का पंच महाभूतों के साथ क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो आप ऊपर से सीक्वेंस में आएंगे, ऑटोमेटिक चीज याद हो जाएंगी। ऊपर से हमने देखा ना, देखिए मैं आकाश को ए लिख देता हूं, चलो एस लिख देता हूं, ठीक है। ए एयर हो गया, ऊपर स्काई आकाश, ए से एयर, एयर के बाद में फायर यानी कि अग्नि, फायर के बाद में वाटर डब्ल्यू, और सबसे नीचे जो है अर्थ। देखिए अब जो पहला है आकाश और वायु, ऊपर के जो दो चीज हैं इसमें आएगा वात वी। और पित्त किससे मिलके बना है, अग्नि और जल, यानी कि फायर एंड वाटर, इससे मिलके बना है। कौन सा बना है दोस्त, पित्त बना है पी। और कफ किससे मिलके बना है, वाटर से एंड अर्थ से, यानी कि नीचे की वाटर 2 बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना। पानी जो है वो पित्त के अंतर भी आएगा और पानी जो है कफ के अंतर भी आएगा। तो ये आ गया हमारा के। तो ये हो गया 3 दोष का पंच महाभूतों के साथ क्या संबंध है। ऐसा है कि बेसिक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा वात के बारे में बता देता हूं, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। वात का क्या परिचय है, वात को वायु भी कहते हैं और ये किससे मिलके बना है, वा गति गंध न हो। इसका मतलब कि जिसमें गति हो, इनकी जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे, यानी कि जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स है और जो हमारे अंदर जो जोश जो पैदा करने वाला है वो वात है, उसी को वायु कहते हैं। और वायु को हम योग की भाषा में प्राण भी कहते हैं। और जब तक प्राण है तब तक जीवन है, प्राण नहीं है तो जीवन भी समाप्त है। और वात श्रेष्ठ है, पित्त और कफ के मुकाबले प्रधान है। बीमारियों में भी हमने पढ़ा ना कि वात से देखो 80 बीमारियां हो रही हैं, पित्त से 40 बीमारियां हो रही हैं और कफ से 20, यानी कि कफ छोटा है, उसके बाद में पित्त है और सबसे ज्यादा जो प्रकोपित होने वाला है वात है। और एक चीज और ध्यान देने, मैंने उसमें बताया नहीं, अभी आप ध्यान कर लीजिए। इसका जो वात पित्त कफ है मैं लिख देता हूँ, छूट गया ये। वी से वात, पी से पित्त और के से कफ। टाइम पीरियड के हिसाब से, जैसे कि मॉर्निंग में क्या चीज प्रधान होती है, मॉर्निंग में सुबह के टाइम कफ प्रधान होता है, आफ्टरनून में पित्त ज्यादा प्रकोपित होता है दोपहर के समय, और वात जो है इवनिंग सामान्य रूप से लेते हैं, नाइट यहाँ पे लिख लेते, नाइट रात के समय जो होता है वात बढ़ता है, प्रकोपित होता है। और टाइम पीरियड की अगर देखें हम, बच्चे के जैसे कि चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उसके अंदर कफ की बीमारियां ज्यादा होती है, कफ कोल्ड की समस्या। पित्त, जैसे कि अभी आप लोग अभी युवा लोग हो तो मतलब कि यंगस्टर के अंदर पित्त प्रकोपित ज्यादा होता है, उनके अंदर ज्यादा जोश भी होता है, पित्त जोशीला होता है, गर्मी उत्पन्न करने वाला, गुस्सा आने वाला, यंगस्टर के अंदर होती है ज्यादा चीजें ये। वात जो है एडल्ट में, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर वात ज्यादा होता है, इसलिए बूढ़े लोगों को ज्यादा कमर में दर्द, घुटने में दर्द, आर्थराइटिस की शिकायत, पैरालाइसिस की शिकायत ये ज्यादा बड़े लोगों को होती है। और यंगस्टर्स को ज्यादातर एसिडिटी की समस्या, गर्मी की समस्या, गुस्सा ज्यादा आना, इस तरीके की समस्या ज्यादा होती है। और कफ जो है बच्चों को ज्यादा होता है, ठीक है, ये हो गया। अब वात मेन है पित्त और कफ के मुकाबले, क्योंकि देखो वात का काम है गति करना, जो मूवमेंट्स हो रही है वो वात की वजह से हो रही है। हम फॉर एग्जांपल हम माने कि ये हमारा शरीर है, ठीक है, और इस शरीर में हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे
हमारा पित्त है, ठीक है। लेकिन पित्त के अंदर अपने आप में वो क्षमता नहीं है कि ये यहां से यहां पे चला जाए, वात की वजह से ही मूवमेंट में आता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वात के बिना दूसरे दोनों दोष कौन से हैं? पित्त और कफ। पंगु हैं, पंगु सामान्य रूप से हम अपंग के लिए यूज करते हैं, लंगड़े हैं उस चीज के लिए पंगु है, अधूरे हैं वो इसके बिना। मतलब कि वात बहुत विशेष है, इसीलिए प्राणायाम की महत्ता इतनी ज्यादा बताई गई है हमारे ग्रंथों में। प्राणायाम से ये फायदा होना, क्यों? उससे हमारे शरीर की वात बैलेंस होती है, इसलिए प्राणायाम की इतनी ज्यादा महत्ता बताई गई है। और ये हो गया जो मूल है, मूल कारण वात है, उसके बाद में सेकेंडरी पित्त है, और थर्ड नंबर पे कफ प्रकृति आती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज होनी है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व्स, जिसकी वजह से हमें बाहर की संवेदनाएं मिलती है और बॉडी का ब्रेन से रिएक्शन जाता है। तो जो एक्टिवनेस का जो कार्य है ये भी वात की वजह से होती है। अब नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं, अब सामान्य सीधा आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम की सामान्य जो समस्याएं हैं वो वात की वजह से होती हैं, वात की प्रकोपित होने से। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पित्त में आ जाएगा क्योंकि वो गर्मी वाला है ना, एक्साइटेड वाला। लेकिन सामान्य रूप से वात जो है, नर्वस सिस्टम की सारी बीमारियां ज्यादातर वात के अंतर्गत आएंगी। वात का सबसे एक बड़ा विशेष गुण है, जैसे कि एक पहले का एक प्राचीन गाना था, उसमें हमारे टीचर सुनाते थे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ऐसा एक डायलॉग आता है गाने के अंदर कि पानी रे पानी, बोल रहा है कि वो कवि की तेरा रंग कैसा है। अब पानी कह रहा है कि जिसमें मिला दो उस जैसा है। ऐसा ही बात है, अपने आप का कोई स्वरूप नहीं है, अदृश्य है ना बात तो, लेकिन जिसमें मिल जाएगा उसी जैसा हो जाएगा। अब पित्त के साथ मिल जाएगा वात और पित्त, तो दोनों का काम करेगा। तो यही वात जो है गर्मी भी पैदा करेगा और पित्त के गुण आने लगेंगे उसके। अगर यही बात कफ के साथ मिल जाएगा तो यही ठंडक भी पैदा करेगा। देखो ये क्या विशेष बात है, वात अगर पित्त के साथ मिल जाएगा तो यही वात गर्मी पैदा करेगा, और वात अगर कफ के साथ मिल जाएगा तो यही ठंडक भी पैदा करेगा शरीर में। तो वात के अंदर मिलने का गुण है, इसलिए इसको योग वाहिता भी कहते हैं। कि योग वाहिता का क्या अर्थ है? अन्य दोषों के संयोग। अन्य दोष कौन से हैं? पित्त और कफ के संयोग से उनके गुणों को धारण कर लेना, उन जैसा बन जाना। जैसे कि वात का अपना कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन पित्त के साथ मिल के बना तो ये भी गर्म हो गया, जलन पैदा करने लग गया। कफ के साथ मिल गया तो शीतलता आ गई, क्लेदन यानी कि गीलापन उसके अंदर आ गया, तो वो उसके अनुसार इसने अपने स्वरूप को ढाल लिया। तो वात बाकी के दोषों में प्रधान है। मेरा पिक्चर क्लियर नहीं है, मैं दोबारा भेज दूंगा, अभी मैंने 5 मिनट पहले फोटो खींची थी आपको। वात के प्रकार क्या है? स्थान व कर्म के भेद के अनुसार। आप एक चीज का भी ध्यान रखना, अगर सामान्य रूप से क्वेश्चन इस प्रकार आता है, कितने प्रकार की वायु शरीर में पाई जाती है, उस समय आप आंसर देंगे 10। लेकिन अगर ऑप्शन में 10 कहीं नहीं मिलेगा तो आप आंसर करेंगे 5। इस चीज का ध्यान रखना। 5 है प्रधान, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और 5 है उप प्राण। जो उप हैं विषय यानी कि प्रधान नहीं है लेकिन है, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। तो इस चीज का ध्यान रखना। फर्स्ट प्रीफरेंस 10 को देंगे हम, 10 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो हम 5 को देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में प्रधान वायु पूछा तो 5 ही आएगा, और उप प्राण पूछा तो 5 ही आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये एक बार पेपर में आया था और
मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताएंगी, मीनाक्षी जी बताएंगी। मीनाक्षी जी आप मुझे बताएंगी ऊपर से नीचे का क्रम क्या है इन वात का, वायु का, मतलब कि हेड टू टो बताना है आपको। कौन सी वायु पहले नंबर पे है? ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, बताइए। सर सबसे पहले उदान आता है, फिर उसके बाद प्राण आता है, फिर समान आता है, फिर अपान आता है, फिर संपूर्ण शरीर में व्यान होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगी भावना चौधरी जी, डीएसवीवी, आप मुझे बताएंगे, इन्होंने क्रम बताया, इन्होंने किस आधार पे ये सीक्वेंस बताई, आप बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर जैसे दीदी ने बताया, मतलब पंचपाद का, तो सबसे पहले कान जैसे हम इनहेल करते हैं, मतलब हमारे स्टार्टिंग तो हमारे इनहेलेशन से हो जाती है, तो सबसे मस्ट है ब्रीदिंग। उसके बाद उदान इन्होंने बताया कंठ में, मतलब हमारे ऊपर के वाले हिस्से में, कंठ से स्टार्ट किया इन्होंने। फिर उदान के बाद समान, जो हमारे स्टमक, मतलब समान वायु के बारे में बताया इन्होंने, जो हमारे मतलब स्टमक वाले उसमें होती है। उसके बाद अपान जो सबसे नीचे होती है, मतलब मूलाधार के उस जगह पे। उसके बाद व्यान, व्यान जो हमारे संपूर्ण शरीर में होती है, उसकी बेस। अच्छा बोला आपने, लेकिन गलती से आपने प्राण सेकंड नंबर पे बताना भूल गई। यानी कि ये विशेष स्थान के हिसाब से ये चीज आई थी पेपर में। इस बार एक बार पूछा गया था, 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था कि सीरीज में लगाओ इनको। तो उदान ध्यान रखना सबसे ऊपर है, उसके बाद प्राण है, फिर समान है। इसका स्थान के विशेष पे लिया गया। प्राण का स्थान सामान्य रूप से हम हार्ट में लेते हैं ना, एच, हृदय में। और उदान का सामान्य रूप से थ्रोट, गले में लिया जाता है। और समान का सामान्य रूप से हम नेवल रीजन में लेते हैं। और व्यान का सामान्य रूप से, व्यान तो कंप्लीट फुल बॉडी है, फुल पूरी शरीर में पाई जाती है। और अपान का जो है मूल स्थान, जो हमारी जो गुदा एनएस लिया जाता है, एनएस के भाग में ज्यादातर होती है, मल द्वार के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंडिंग वाला पार्ट। तो इस आधार पे एक क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया। व्यावांत के गुण और पढ़ लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। हो सके तो श्लोक याद कर लें, श्लोक याद ना हो तो ये वाला जरूर, हिंदी तो जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा संभावना है आने की। रुक्षः शीतो लघु सूक्ष्म, ये चलो आएगा, हाँ, चलोथ विशुद्धः घर है। ये पहली लाइन बहुत है आपके लिए, दूसरी वाली तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा काम मेन पहली लाइन में पूरा हो जाएगा कि वात के कौन कौन से गुण हैं। रुक्ष यानी कि रूखापन, शीतो यानी कि शीतलता, लघु, लघु का सामान्य अर्थ होता है छोटे, छोटे से हम लघु मानते हैं। सूक्ष्म यानी कि बहुत सूक्ष्म है वो, चंचल है, चलने वाला है वो। तभी तो वात और मन को एक दूसरे का पूरक बोलते हैं कि, और घाट योग में भी तो आया ना, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, कि वायु चल रही है, मन भी चलायमान है, मन चलेगा हुआ तो वायु भी अपने आप ही स्थिर हो जाएगी। विशद, विशद का अर्थ यहाँ पे लिया जाता है, विशद का अर्थ यहाँ पे क्या है, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा। अंगों की, विशद का चिपचिपापन होता है, सॉरी, मैं आपको कल बता दूंगा विशद का अर्थ क्या है। खर, खर का अर्थ क्या है, ठीक से ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, कल हम इस बारे में मतलब आगे बताया गया, रुक जाइए, ये रहा, सॉरी आगे दिया हुआ है। खर यानी कि खुरदरापन। और देखो मैं कह ए चिपचिपाहट, ठीक है ना, चिपचिपाहट बता रहा था, ए चिपचिपाहट होता है विशद। चंचल यानी कि जो मूवमेंट से होनी है, सूक्ष्म यानी कि जो हर जगह पे है, लघुता यानी कि जो हल्कापन है, शीतलता आप समझते ही हैं, और रुक्षता यानी कि रूखापन। ये विशेष रूप से जो 7 जो गुण बताए गए हैं, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया गया, पुस्तक में भी गलती से 8 लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो 7 ही हैं, 7, ठीक है। और ये कहाँ पे बताया गया, ये चरक संहिता के अंदर बताया गया है,
पहले चैप्टर का 59वां जो श्लोक है उसके अंदर वात बताया गया है। ठीक इससे अगला पित्त बताया गया 60 में नंबर पे, और 61 पे कफ बताया गया है। सीक्वेंस आप ध्यान कर ले इसका नंबरिंग, वात का, पित्त का और कफ का, 59, 60 एंड 61। तो ये हो गया वात के गुण। और वात का मूल स्थान बताया कि ड्यूडेनम, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहले वाला पार्ट है, सी नुमा आकृति जो होती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ड्यूडेनम तक हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम, इसके आगे का टाइम हो चुका है, हम कल पढ़ेंगे। नोट्स मैंने भेज दिए हैं, आप अपने आप से थोड़ा सा पढ़ के आना, जिससे आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी। आशा है कि आपको क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक। राहुल सर, बात में एक दो चीज और ऐड कर सकते हैं, जैसे गुण के आधार पे। बताइए बताइए, कई गुण मैंने छोड़ दिए हैं, मुझे पता है और भी कई चीजें आएंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने जान के छोड़ दिया कि ज्यादा हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। जी जी। लेकिन विशेष जो मैंने बताया ना, रेफरेंस दिया है चरक संहिता का, चरक संहिता का श्लोक मैंने सामने दिखाया है ना, श्लोक में यही 7 चीज बताई गई, तो हम 7 चीजों को ही मानेंगे। सर एक जो वात पित्त कफ का आपने टाइमिंग बताया था, तो जो ये टाइमिंग है जनरली मतलब 6 प्रहर, मतलब 6 में बांटा गया है ना। कफ भी 2 बार आता है, पित्त भी 2 बार और वात भी, मतलब कि पूरे दिन में 24 घंटे में। हाँ वो आएगा, मैंने विशेष बताया है, वो 6 बार दोबारा दोबारा रिपीट होएगा। ठीक है, अलग अलग पहरों के हिसाब से। तो आज का सामान्य परिचय था, आप लोगों को समझ आया होगा। कल हम हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा पढ़ेंगे, और पित्त और कफ को पढ़ेंगे, और इनके प्रकोपित होने से कौन कौन सी बीमारियां सामान्य रूप से होती हैं, उन चीजों के बारे में कल चर्चा करेंगे। और उसके बाद में लगभग टारगेट है मेरा कि 7 दिन में या 8 लेक्चर में हम आयुर्वेद को कंप्लीट कर लेंगे। आप बिल्कुल मिस मत करना क्लासेस, नहीं तो आपको ही समस्या होगी। अब मैं क्वेश्चनिंग पूछता हूँ, आप लोग तैयार रहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अभी नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर देके जाना है। पूजा जी, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ही है।